प्राइम टाइम का सबसे दमदार बुलेटिन खबर बड़ी है यानी वो खबरें जिनका आपकी जिंदगी पर, आपके देश पर और दुनिया पर बड़ा असर हो रहा है। बिल्कुल निधि, तो अगले 60 मिनट जैसा कि हम कहते हैं रोज जमकर बैठिए और कहीं मत जाइएगा क्योंकि शुरू होने वाला है सबसे सॉलिड बुलेटिन। पहले आज की खबरें नोट कर लीजिए जरा निधि। बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको बताएंगे उस परमाणु खतरे के बारे में जिसकी वजह से चीन को दिन में तारे गिनने पड़ रहे हैं। तो वहीं इसके बाद हम आपको दिखाएंगे हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल ऐसी है कि जब ड्रैगन कर सर पे गिरेगी निधि तो पता नहीं चलेगा कहां गायब हो गया ये ड्रैगन। खबर बड़ी है क्योंकि इसके बाद हम आपको बताएंगे कहां खड़ी है चीन की सेना और क्या है भारत की तैयारी। और इसके बाद भारतीय नौसेना से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर उस पनडुब्बी की, माफ कीजिएगा, जिसे दुश्मन ढूंढता रह जाएगा और वो अपना काम करके भी निकल जाएगी। बिल्कुल, इसके बाद अयोध्या पर वो खबर जो सिर्फ हमारे पास है। जी हां, रिपब्लिक भारत के पास। शुभ अशुभ और महाविवाद के बीच उमा भारती ने क्या कहा आज आपको जरूर सुनना चाहिए। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी है। आज आपको बताएंगे क्या है शमशाद अमित और लव जिहाद की सच्चाई। और आखिर में ऐश्वर्या दर्शकों को बताएंगे, एक राहत देने वाली तस्वीर दिखाएंगे। ये जरूर देखिएगा, आपको दिखाएंगे कि कैसे फ्रांस में 2 बच्चे आग से बिल्कुल सुरक्षित बच निकले। ऐश्वर्या। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से और पहली बड़ी खबर है आज की चीन से। चीन को हर मोर्चे पर पस्त करने के लिए भारत तैयार है और सभी बदलाव कर चुका है। भारत किसी भी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहता, चीन को भरोसा नहीं कर रहा है चीन पर। इसीलिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, भारत के परमाणु निशाने पर अब चीन भी होगा निधि। बिल्कुल, परमाणु से बचो चीन। जी हां, अब तक भारत के परमाणु निशाने पर पाकिस्तान था, लेकिन अब चीन भी होगा क्योंकि खतरा दोनों ही तरफ से है और फिलहाल चीन को रोकना बेहद जरूरी है। तो क्या है भारत की नई परमाणु सुरक्षा नीति, आपको बताते हैं। चीन पर सबसे बड़ी नाकाबंदी की तैयारी है। चीन की सारी चालाकी अब धरी की धरी रह जाएगी। एलएसी पर भारत की गर्जना से चीन के माथे पर पहले ही पसीना आया हुआ है और अब भारत ने जो फैसला लिया है उसके बाद तो चीन का हर पैंतरा धरा का धरा रह जाएगा। और अब भारत ने जो फैसला लिया है उसके बाद तो चीन का हर पैंतरा धराशायी हो जाएगा। वो जहां जहां छुपा हुआ है वहां से उसके सैनिक ऐसी सरपट दौड़ लगाएंगे कि सीधे बीजिंग जाके ही रुकेंगे, क्योंकि चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए भारत ने अपने सुरक्षा रणनीति में बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं। चीन देखेगा भारत का परमाणु दम। परमाणु मिसाइलों का टारगेट चीन। भारत और चीनी सैनिकों के बीच में हुए खूनी संघर्ष के बाद से भारत ने अपनी परमाणु सुरक्षा रणनीति में एक बड़ा फेरबदल किया है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के परमाणु हथियारों के निशाने पर पाकिस्तान पहले से ही था, अब चीन भी उसके निशाने पर आ गया है। भारत की परमाणु मिसाइलों का रुख अब चीन की ओर भी होगा। अब निशाने पर चीन भी होगा। अब तक इनकी तैनाती पाकिस्तान को ध्यान में रखकर की गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान का आका चीन भी इनके टारगेट पर होगा। चीन के उकसावे के बाद अब भारत भी अपना दम दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। चीन इस गलतफहमी में भी ना रहे कि किसी भी तरह भारत उससे पीछे है, परमाणु शक्ति के मामले में भी नहीं। 18 मई 1974 को ही भारत ने जैसलमेर के पास पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम का परीक्षण किया था और दुनिया के न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया। इसके बाद 11 मई 1998 को पोखरण में ही दूसरी बार दुनिया भारत के परमाणु परीक्षण की गवाह बनी थी।
अपनी सुरक्षा के लिए भारत की इस नई परमाणु नीति का जिक्र अमेरिका का थिंक टैंक भी कर रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के डोकलाम विवाद के बाद से ही भारत ने अपनी परमाणु रणनीति का ध्यान पाकिस्तान के साथ चीन पर भी अब केंद्रित कर लिया है। इसके अलावा भी भारत कम से कम 3 ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जो उसे चीन के खिलाफ बड़ी ताकत देंगे। भारत के पास करीब 120 परमाणु अस्त्र हैं। यह भी अनुमान है कि भारत मौजूदा हालात में कम से कम 2 एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, 4 जमीन आधारित बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स और 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स ऑपरेट करता है जो परमाणु क्षमता वाले हैं। भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। जो देश इन तीनों माध्यमों के जरिए परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं उन्हें न्यूक्लियर ट्रायड संपन्न देश कहा जाता है और भारत का नाम उनमें शामिल है। भारत के पास हवा से परमाणु हमला करने में सक्षम विमानों में मिराज 2000H और जैगुआर IS एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इनके अलावा इस महीने के अंत में शामिल होने वाला राफाल लड़ाकू विमान भी परमाणु मिसाइलों को दागने में सक्षम है। भारत तेजी से परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम कई दूसरी मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है। इसमें जमीन से दागे जाने वाली अग्नि 6 मिसाइल और पनडुब्बियों से फायर की जाने वाली K5 मिसाइल शामिल हैं। हमेशा से शांति का संदेश देता रहा है भारत, लेकिन यह भी संदेश दिया है दुनिया को कि हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखने की कोई हिम्मत ना करे। और यह पाकिस्तान तो समझता ही है, चीन भी सही से समझ ले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह से चीन अब पूरी तरह से घिर चुका है। हम ये बात अब आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत पूरी तरह से तैयार है। चीन को अब भारत ने अपने परमाणु निशाने पर ले लिया है और LAC पर तैनात होने जा रहा है रफाल। आपको बता दें कि रफाल में मीटियर, स्काल्प और हैमर जैसी मिसाइलें होंगी। इसी तरह से जैगुआर में हार्पून लगी होगी और दुश्मन को अपाचे से तमाचे पड़ने जा रहे हैं। इसी तरह से MiG-29, सुखोई और चिनूक का हवाई चाबुक भी चीन पर चल सकता है। तो पूरी तरह से भारत ने अब चीन को घेर लिया है। वहीं दूसरी ओर सुखोई का पराक्रम LAC पर दिखेगा तो चीन को अब समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ से थल सेना के जब वो T-90 टैंक आएंगे तो समझ नहीं पाएगा और उसके ऊपर होगी INS सह्याद्री और विक्रमादित्य, हमारी नौसेना की ताकत। तो आइए देखते हैं कि क्या है भारत की तैयारी चीन को घेरने की। आ रहा है राफाल। दुश्मनों का सबसे बड़ा काल। और साथ ही ला रहा है वो मारक मिसाइलें जिनसे दुश्मन पनाह मांगेगा। और अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राफाल को जितना ताकतवर हम सुन रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। अब तक जितनी मिसाइलों से लैस बताया जा रहा है उससे ज्यादा मिसाइलों के साथ वो आ रहा है। ये खबर चीन के सिर पर किसी हथौड़े के प्रहार से कम नहीं, क्योंकि राफाल हैमर मिसाइल से भी लैस होगा। जी हां, हैमर, जिसे हिंदी में हथौड़ा ही कहते हैं। इस महीने के आखिर में मिलने वाले राफाल फाइटर जेट को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। वायुसेना इसे हैमर मिसाइल से भी लेस करेगी। बताया जा रहा है कि इसके लिए फ्रांस से बातचीत हुई है और हैमर मिसाइल के लिए इमरजेंसी ऑर्डर दे दिए गए हैं। राफाल आएगा,
हैमर लाएगा। हैमर का प्रहार, दुश्मनों का संहार। ये खबर बड़ी है। राफेल तो आ ही रहा है, साथ ही साथ हैमर मिसाइल भी ला रहा है। हैमर का मतलब है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। शुरुआत में इस मिसाइल को फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिजाइन किया गया था। इस मिसाइल के आने के बाद भारतीय वायुसेना की जमीन समेत किसी भी पर्वतीय इलाके से किसी भी दुश्मन के बंकर को निशाना लगाने में आसानी मिलेगी और इससे भारत की ताकत कई गुना हो जाएगी। भारत के लिए अच्छी खबर है और दुश्मनों के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है कि फ्रांस रफाल के लिए जल्द से जल्द हैमर मिसाइल सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। वायुसेना की जरूरत को देखते हुए फ्रांस के अधिकारियों ने किसी और के लिए तैयार किए गए स्टॉक में से भारत को हैमर मिसाइल देने का फैसला किया है। हैमर के आने से राफाल की ताकत और बढ़ जाएगी। हैमर मिसाइलों की खासियत आपको बताते हैं। हैमर एक मीडियम रेंज मिसाइल है। इसे फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। ये आसमान से जमीन पर वार करती है। हैमर लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। हैमर से 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक किसी भी तरह के टारगेट को तबाह किया जा सकता है। सशस्त्र बलों को दी गई खरीदारी की आपातकालीन शक्तियों के तहत हैमर मिसाइलों के लिए ऑर्डर दिया गया है। हैमर तीसरी मिसाइल है जिससे राफाल लेस होगा। 3 मिसाइलों से लेस होगा राफाल। राफाल में मीटियर, स्काल्प और हैमर। 5 राफाल 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आ रहे हैं। राफाल के पहुंचने से पहले ही मीटियर और लॉन्ग रेंज स्काल्प जैसे अत्याधुनिक मिसाइल भारत पहुंच जाएंगी। मीटियर विजुअल रेंज के पार भी अपना टारगेट हिट करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। उसे अपनी इसी खासियत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मीटियर की रेंज 150 किलोमीटर है। एडवांस एक्टिव रडार सीकर से लैस है मीटियर। हर तरह के मौसम में वार करने में सक्षम है। तेज रफ्तार जेट से लेकर छोटे मानव रहित विमानों के साथ साथ क्रूज मिसाइलों को भी निशाना बना सकती है मीटियर। वहीं स्काल्प डीप रेंज यानी लंबी दूरी के टारगेट हिट कर सकती है। स्काल्प करीब 300 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकती है। ये पहले से तय हमलों को नाकाम करने या फिर लक्ष्यों को भेदने में माहिर है। स्काल्प मिसाइल ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायुसेना का हिस्सा है। इसे खाड़ी युद्ध के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। राफाल में अब हैमर मिसाइल के जुड़ने से इसकी मारक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, ताकत बढ़ेगी। जब राफाल उड़ेगा तो दुश्मन डरेगा, क्योंकि जरा सी भी कोई भी गलत हरकत की तो उस पर 3-3 मिसाइलें हमला करेंगी। मीटियर, स्काल्प और हैमर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बड़ी है में हमारी अगली बड़ी खबर, सेना अलर्ट, जिनपिंग सतर्क। चीन की नई चालबाजी सामने आई है। बातचीत के बाद भी चीनी सेना लद्दाख के फिंगर 4 में डटी हुई है, जिसके बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। भारत के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। LAC से LOC तक फुल प्रूफ प्लान। सुन लो चीन और पाकिस्तान। ये है नया हिंदुस्तान। भारत ने पाकिस्तान के साथ चीन की घेराबंदी की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जमीन से आसमान तक
ड्रैगन को सबक सिखाने का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार है। आसमान में भारत के लड़ाके ड्रैगन की हर चालबाजी का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्योंकि जब ग्लोब मास्टर आसमान में गरजेगा तो चीन की नींद उड़ जाएगी। अपाची की गर्जना चीन के होश फाख्ता करने के लिए काफी हैं। और रफाल तो ठहरा रफाल, वो वही युद्धक विमान जो चीन की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्योंकि ड्रैगन को कितना ही समझाओ, दगाबाजी से बाज नहीं आता। दगाबाजी उसके खून में है और इसके पीछे जिनपिंग की चतुराई भरी चाल है। ये जिनपिंग की वो धोखेबाज सेना है जो सुबह कुछ कहती है और शाम को कुछ और। चीन कहने को भारत से दोस्ती का दिखावा करता है, लेकिन पीठ पीछे छुरा भोंकने से कभी बाज नहीं आता। चीन झूठ और वादा खिलाफी का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन ये पीएम मोदी का नया हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जिसमें सरहद पर डटे रहने वाले जवानों के लिए 130 करोड़ भारतीयों की दुआ भी है। साथ ही दुश्मनों से निपटने की खुली छूट भी है। क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई वाला मुहावरा अब पुराना हो गया, क्योंकि इस पर कालिख खुद चीन ने पोती है। 2017 में डोकलाम विवाद और अब 2020 में गलवान घाटी के वाकये ने चीन की असलियत भारत के सामने ला दी। खबर बड़ी है क्योंकि ये पड़ोसी देश चीन से जुड़ी हुई है। ड्रैगन की दुम सीधे होने का नाम नहीं ले रही है। पैंतरेबाज चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 40,000 सैनिकों को रोक कर रखा है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वायुवीरों को कह दिया है कि तैयार रहो। जरा सोचिए, जब लद्दाख से सटे सैन्य बेस में रफाल, ग्लोब मास्टर और अपाची की तैनाती होगी तो क्या होगा? आसमान का वो नजारा कैसा होगा जब दुश्मनों का सीना चीरने वाला रफाल एलएसी पर गर्जना करता हुआ कलाबाजियां खाएगा। दुश्मनों के लिए मौत साबित होने वाला अपाचे अपनी दहाड़ से लद्दाख में मौजूद चीनी सैनिकों की नींद हराम कर देगा। दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए यह सेना की पूरी तैयारी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चालबाज चीन कई दफा धोखेबाजी दिखा चुका है। अब दुश्मन को उसी के अंदाज में मात देने का वक्त आ गया है। खबर बड़ी है, चीन की सेना गलवान घाटी, फिंगर एरिया और पेट्रोलिंग पॉइंट से आगे नहीं निकल रहे हैं। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहते हैं सेना तभी लड़ सकती है जब उसके पास साजो सामान के साथ साथ खाने पीने का पूरा इंतजाम हो। वहां के मौसम से लड़ने के लिए खास कपड़े, रहने के लिए बनाई गई खास जगह, तंबू, ईंधन, ऐसे सारे उपकरण मौजूद हों। पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाके में सेना को ऐसी तमाम मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। दूसरी तरफ चीन की चालबाज सेना एलएसी पर अपनी चालबाजी दिखा रही है। इसे देखते हुए सेना ने अपने जाबाज सैनिकों के लिए राशन पानी के साथ साथ हर वो साजो सामान इकट्ठा कर दिया ताकि सेना हर चुनौती का सामना कर सके। क्योंकि भारत ने जब ड्रैगन की दुम पर पैर रखा तो वो बिलबिलाने लगा और बातचीत से माहौल सुधारने की कोशिश करने लगा और अब एक बार फिर अपनी आदत के अनुसार धोखे के खेल में जुट गया। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बावजूद चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 तक अपने हजारों सैनिकों को रोके रख रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। अब चीन और कड़ी भाषा में जवाब चाहता है, जिसके लिए हिंदुस्तानी फौज तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वायुसेना को अलर्ट पर रहने को कहा है। उन्होंने साफ कहा कि चीन के साथ किसी भी स्थिति में निपटने के लिए वायुसेना तैयार है। जी हां, ये पीएम मोदी का नया हिंदुस्तान, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसकी 130 करोड़ जनता के इरादों का लोहा
दुश्मन देश भी मानता है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, जो अपने नापाक इरादों से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरहद पर डटे देश के जवानों की जाबाजी के आगे ये भी घुटने टेक देते हैं। गुरसिमरन सिंह के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कि किस तरह से चीन को चारों तरफ से घेर लिया है भारत ने। निधि, अब बिल्कुल ऐश्वर्या, खबर बड़ी है। मैं रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन तुरंत वापस लौटते हैं बड़ी खबरों के साथ। बताएंगे आपको अयोध्या में क्यों शुरू हुआ शुभ अशुभ मुहूर्त का विवाद। तो खबर बड़ी है और अब आपको हम दिखाएंगे एक ऐसी खबर के बारे में, दिखाएंगे आपको एक ऐसी पनडुब्बी के बारे में, यानी सबमरीन के बारे में, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन तो नहीं, लेकिन निधि उसी के बराबर शक्तिशाली है। इसको AIP सबमरीन कहा जाता है। बिल्कुल, ये पनडुब्बी घुस के मारेगी। नौसेना ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने जा रही है जो उसकी मारक क्षमता को कई गुना घातक बना देगी। नौसेना अपनी पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम लगाने जा रही है। क्या है इसकी खूबी, आइए आपको बताते हैं। हर मोर्चे पर भारत खुद को ताकतवर कर रहा है। जल में भी भारत का बल बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ाई जा रही है और भारत के पास मौजूद पनडुब्बियों को और घातक बनाया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत अपनी सामरिक शक्ति को तेजी से बढ़ाने में जुटा है। इस बीच भारतीय नौसेना को भी एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है। नौसेना एक ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने जा रहा है जो उसकी मारक क्षमता को कई गुना घातक बना देगी। नौसेना अपनी पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट पावर यानी AIP सिस्टम लगाने जा रहा है और ताकतवर होगी नौसेना। AIP सिस्टम से घातक बनेगी पनडुब्बियां। ये बड़ी खबर है क्योंकि भारत की पनडुब्बियां अब और मजबूत होने जा रही है। AIP सिस्टम वाली ये नई तकनीक भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए तैयार है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। AIP तकनीक बहुत ही उन्नत होती है। ये तकनीक उन पनडुब्बियों को भी ताकतवर बना देती है जो परमाणु क्षमता से लैस नहीं है। ऐसी पनडुब्बियां समुद्र की सतह पर आए बिना ही ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती हैं और अभियान को अंजाम दे सकती हैं। इस कारण दुश्मन को इन पनडुब्बियों की हरकतों को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। AIP युक्त पनडुब्बियों को हाई रिस्क एरिया में लंबे समय तक पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया जाता है। चीन और पाकिस्तान की नौसेना के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से ही थी, इसलिए भारत में इसकी जरूरत थी। अब भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए भी AIP टेक्नोलॉजी तैयार है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। जिस सिस्टम का इसमें इस्तेमाल हुआ है, इस सिस्टम से बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना अपनी कलवरी क्लास सबमरीन को देसी AIP से लैस करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। भारतीय नौसेना के बेड़े की सबसे नई पनडुब्बी कलवरी ही है। इस देसी सिस्टम से पनडुब्बी की संचालन क्षमता 2 हफ्ते तक बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हमारी अगली बड़ी खबर। भगवान श्री राम का काम तो कहां से आ गया शुभ अशुभ मुहूर्त। जिनका नाम लेना ही सबका मंगल करता है, तो उनके काम में अमंगल की बात कहां से आ गई। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख पास आती जा रही है। 5 अगस्त की इस तारीख को लेकर कुछ लोग अब शंका जता रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। मानस की ये
चौपाई कहती है कि भगवान राम सबका मंगल करते हैं और उनके नाम से ही अमंगल दूर हो जाता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के काम में शुभ अशुभ मंगल अमंगल कहां से आ गया? लेकिन कई विद्वान और साधु संत मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर आशंकित हैं। उनका मानना है कि जिस मुहूर्त में मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है, जिस मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के गर्भगृह में ईंटें रखने जा रहे हैं, वो मुहूर्त अशुभ है। द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती तो पहले हुए शिलान्यास के मुहूर्त को अशुभ बता चुके हैं और इस भूमि पूजन को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। उनके साथ ही काशी के श्री विद्या मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसे लेकर सबसे मुखर हैं। वैसे तो सामान्य धारणा सब सनातन धर्मी जानते हैं कि देवोत्थापिनी एकादशी से हमारे यहाँ शुभ कार्य शुरू होते हैं और देवशयनी एकादशी को बंद हो जाते हैं। न हमारे यहाँ विवाह होता, न दूसरे कोई मांगलिक कार्य होते। तो जब छोटे छोटे जो एक परिवार को प्रभाव डालने वाले कार्य हैं, जब सनातन धर्मी उन कार्यों को इन दिनों में नहीं करता है, तो जिसका प्रभाव पूरे विश्व में, विशेष करके पूरे देश भारत में पड़ने वाला है, ऐसे कार्य को बिना किसी मुहूर्त के और निषिद्ध मास में कैसे शुरू किया जा सकता है? राम के नाम के बारे में तो ये कहते हैं कि आप किसी भी घड़ी में किसी भी समय पर राम का नाम लीजिए, राम का काम करिए। उसके लिए क्या मुहूर्त देखना, शादी ब्याह मुंडन वगैरह के लिए मुहूर्त होता है। ये मंदिर के शिला को रखा जाना ये सामान्य घटना नहीं है। उधर अयोध्या के संत इस शुभ अशुभ की बात पर बेहद नाराज हैं। अयोध्या के संतों का कहना है कि मंदिर का शिलान्यास तो बहुत पहले ही हो चुका है, रामलला वहां पर पहले से ही विराजमान है, तो फिर ऐसा नया क्या है जिस पर विवाद हो? जब ये अयोध्या पावन धरती श्री राम की है, जब परमात्मा की ये धरती है, परमात्मा की धरती पर क्यों शुभ और अशुभ की बात हो रही है? मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि मैं जब से आया हूं, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के कण कण में मुझे सिर्फ और सिर्फ राम का राम जी की एक पूरी एक महक समझ में आ रही है। आप मुझे बताइए क्यों ऐसी बात हो रही है? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुभ और अशुभ की घड़ी की कोई बात ही नहीं है। ये पूरे हिंदू समाज की पीड़ा की बात है कि स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य जी महाराज ने ये अशुभ घड़ी बताया। ये अशुभ नहीं, ये राम जी तो शुभ अशुभ से परे हैं। परे हैं तो फिर क्यों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि क्यों पवन जी ऐसा हो रहा है कि शंकराचार्य जी ने ऐसा बयान दिया है? क्यों देवों की धरती पे ऐसी बात हो रही है? देवों की धरती पर भी कभी कभी दानवों की दृष्टि पड़ी रहती है और ऐसी दानवीयता वाली दृष्टि वाले जो लोग हैं उन लोगों को तो अशुभ दिखाई ही पड़ेगा। अयोध्या को न शुभ से मतलब है और न ही अशुभ से। वो तो 5 अगस्त के इंतजार में मगन है, जब करोड़ों राम भक्त अपनी श्रद्धा को साकार होते हुए देख पाएंगे। राम की नगरी अयोध्या ने सैकड़ों साल तक इंतजार किया है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन अब जब तारीख तय है, भूमि पूजन को लेकर, राम के भव्य मंदिर को लेकर जब तैयारियां चल रही है, एक तरफ भले ही विवाद हो मुहूर्त को लेकर, लेकिन अयोध्या नगरी तो अपने लय में है और लोग भगवान राम को कैसे याद कर रहे हैं वो गीत के जरिए हम बताते हैं आपको। तो बाल्यकाल से लेकर विवाह और विवाह से लेकर कैसे अयोध्या नगरी में अपनी प्रजा को राम पूजते थे, उनकी रक्षा करते थे, वो जरा वर्णन कीजिए आप। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अयोध्या से प्रदीप भंडारी और रीमा प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कि राम लला के लिए कैसे बिल्कुल चहचहार आ रही है अयोध्या। और अब आपको उत्तर प्रदेश के ही एक और शहर के बारे में ऐसी सनसनीखेज खबर बताएंगे, जिससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको हमेशा चौकस रहना चाहिए। एक ऐसा आरोपी जिसने पहले अपनी पहचान छिपाई और फिर एक महिला से शादी की और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया, लेकिन ये
यहीं पर नहीं रुका वो आरोपी। उस आरोपी ने उस महिला की 10 साल की बिटिया को भी नहीं बख्शा। इतना क्रूर था वो कि हत्या के बाद दोनों के शव को उन्हीं के घर में दफना दिया। ये देखिए कौन था ये क्रूर। मेरठ में सनसनीखेज हत्याकांड। पहले दोस्ती की, फिर मार डाला। महिला के साथ बेटी की निर्मम हत्या। मेरठ का ये वही घर है जहां हैवानियत का खेल खेला गया। ये वही घर है जहां हैवान ने महिला और उसकी बेटी को दफना डाला। कसूर सिर्फ इतना कि महिला ने इस शैतान का सच जान लिया था। धर्म की आड़ में सिरफेरे ने जो गंदा खेल खेला, उसकी असलियत सामने आते ही रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही मेरठ पुलिस को इस हत्याकांड का पता चला, वो उस घर में पहुंच गई जहां जमीन के अंदर दफन थी 2 लाशें जो अब कंकाल में बदल चुकी थी। पुलिस ने किसी तरह दोनों कंकालों को जमीन से बाहर निकाला। उसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो दिल दहला देने वाला था। उसी घर में इसने दफन किया था जिस घर में रहता है। एक कमरा है, पीछे का कमरा है, पीछे कमरे में दीवार से सट के पीछे वाले दीवार के बीचों बीच इसने अपना गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के उसमें दोनों डेड बॉडी को उसमें डाला था। उसको जो है कारपेट डाल दिया गया था और उसको प्लास्टर जैसा दिखने की कोशिश कराई गई थी। खबर बड़ी है क्योंकि मेरठ में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां सच्चाई सामने आते ही अमित गुर्जर और शमशाद ने पहले माँ बेटी की हत्या की। उसके बाद दोनों शवों को घर के ही कमरे में गड्ढा खोद कर दबा दिया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अब इस खौफनाक खेल और उसके पीछे की हैवानियत की कहानी भी जान लीजिए। शमशाद बने अमित गुर्जर ने पहले प्रिया नाम की महिला से दोस्ती की। ये दोस्ती सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए हुई थी। प्रिया पहले से तलाकशुदा थी और उसकी 10 साल की बेटी थी। शमशाद ने खुद को अमित गुर्जर बताकर प्रिया को भरोसे में लिया, फिर उससे शादी कर ली। प्रिया की 10 साल की बेटी भी उनके साथ रहती थी। 1.5-2 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक दिन अमित गुर्जर बने शमशाद की सच्चाई सामने आ गई। प्रिया को शमशाद का झूठ नागवार गुजरा। हालांकि उस वक्त शमशाद ने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन प्रिया को जब इस बात का पता चला कि शमशाद पहले से ही शादीशुदा है, तो प्रिया के होश फाख्ता हो गए। दोनों के बीच तकरार शुरू हुई। शमशाद ने झगड़े के इस जड़ को ही हटाने की ठान ली और मां बेटी की निर्मम हत्या कर शव को मेरठ के उसी घर में दफना दिया जहां वो रहता था। पुलिस को इस बात का पता भी नहीं चलता अगर प्रिया की दोस्त सामने नहीं आती। महिला की दोस्त ने पुलिस में तहरीर दी, लेकिन पुलिस कार्रवाई की जगह तहरीर देने वाली दोस्त को ही धमका रही थी। एक्शन ले रही थी, कह रही थी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, और यहाँ पे आ रही थी, मुझसे कह रहे थे कि आप क्यों पीछे पड़े हो, तुम अपना चली गई होगी, भाग गई होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, तेरे क्या पैसे हैं उस पर, तू वो कह रहे, तेरे क्या रिश्तेदार है, क्या है, घर की है, कुनबे की है। सच्चाई सामने आते ही पुलिस महकमे के होश उड़ गए। आरोपी की धरपकड़ तेज कर दी गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मेरठ के थाना ब्रह्मपुर इलाके में मौजूद शमशाद की घेरेबंदी शुरू कर दी। पुलिस को सामने देख शमशाद ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पहले से तैयार पुलिस की टीम ने जवाबी फायरिंग की तो शमशाद को 4 गोलियां लगी, जिसमें 2 उसके पैर में मारी गई थी। शमशाद को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। शमशाद की हालत गंभीर है। डॉक्टरों की माने तो उसका पैर भी काटा जा सकता है। पुलिस शमशाद की गिरफ्तारी से खुश है। वहीं एसपी सिटी मेरठ ने पूरे मामले में ढुलमुल रवैया अपनाने वाले दोषी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, सारी चीज़ों को देखते हुए आगे कार्रवाई की जा रही है, और जिस भी लेवल पर लापरवाही होगी कोई बात नहीं, उसको देखा जाएगा और इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। बताया जा रहा है एक सब इंस्पेक्टर को आपने सस्पेंड एक निरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया, इसकी जांच क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी को दी गई है। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या, फिर मेरठ में तहरीर के बाद भी कार्रवाई न करने को लेकर यूपी पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।